जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली में चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी है जो अपने आक्रामक प्रचार और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रणनीति से आम आदमी पार्टी को घेर रही है, अरविंद केजरीवाल को उनके अधूरे वादे याद दिला रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही है। तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मामले हैं। उनके शीश महल का टोटो स्मार्ट टॉयलेट, 64 लाख का टीवी और कई ऑटोमेटिक सामान और लग्जरियस लाइफ, और उनका शराब घोटाला है। और चौथा वो घिरे हैं स्वाति मालीवाल से, जो इस बार उनके लिए एक नई और अलग तरह की चुनौती लेकर आई है। स्वाति मालीवाल जो उनकी पार्टी की ही नेता रही है, लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल के ही स्टाइल में उनकी ही पार्टी की बखिया उधेड़ रही हैं। उन्हीं की सरकार के कामों को गिना गिना कर, दिखा दिखा कर अरविंद केजरीवाल की असलियत सबके सामने ला रही हैं। स्वाति मालीवाल आजकल अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर विकास के दावे करते हैं, जो यहाँ पर दिल्ली की सेवा करने की बात करते हैं, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हकीकत दिखा रही है। देखिए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ एनजीओ के समय से काम किया है। वो ये जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह काम करते हैं, किस तरह की रणनीति राजनीति से वो सत्ता में आए हैं, और लोगों के बीच जाकर उनसे मिलने, उनकी समस्याओं को जानने समझने से क्या अंतर पड़ता है। इसलिए स्वाति मालीवाल कभी दिल्ली में कूड़े का ढेर दिखा रही हैं, तो कभी नलों से आता हुआ गंदा और काला पानी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अभी स्वाति मालीवाल सागरपुर इलाके में गई थी, द्वारका के सागरपुर इलाके में, दिल्ली में, और वहां पर नल से वाकई इतना गंदा काला पानी आते हुए दिखाया गया है। उन्होंने वो पानी बोतल में भरा और उस पानी को वो सीएम आवास के बाहर, यानी जहां आतिशी मरलीना रह रही है, वो पानी वो गिरा कर आई दिवाली गिफ्ट के तौर पर। और उन्होंने केजरीवाल को चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में दिल्ली में साफ पानी नहीं आता है तो वो टैंकर भरकर लाएंगी ऐसा पानी और शीश महल के बाहर गिरा देंगी। स्वाति मालीवाल इससे पहले किराड़ी के इलाके में गई थी, शीश महल कॉलोनी में, और उन्होंने दिखाया कि वहां पर गलियों में कैसे कूड़ा भरा हुआ है, नाली का पानी, गंदा पानी जमा हुआ है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा हुआ है। और ये जो किराड़ी की शीश महल कॉलोनी है, ये वही शीश महल कॉलोनी है जिसका नाम मिलता है उनके शीश महल से। अब दिल्ली में 2 शीश महल हैं। एक शीश महल है जहां पर टोटो स्मार्ट टॉयलेट लगा हुआ है, जहां पर 64 लाख का टीवी है, ऑटोमेटिक एआई वाला जो है फ्रिज है, जहां पर मसाज की 3-3 मशीनें लगी हुई हैं, सोफा बड़ा ही ऑटोमेटिक स्टाइल का है, जहां पर करोड़ों खर्च हुए हैं और करोड़ों के पर्दे लगे हुए हैं। ऐसे शीश महल अरविंद केजरीवाल उसमें रह रहे थे। और एक शीश महल कॉलोनी है जहां पर दिल्ली वाले रह रहे हैं, जिन दिल्ली वालों को इन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी, दिल्ली में झीलें बनाने की बात कही थी, लेकिन अब वो दिल्ली जो है नाली के पानी में और कूड़े में डूबी हुई है। तो शीश महल कॉलोनी को स्वाति मालीवाल ने दिखाया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बड़ी थू-थू हुई है। फिर वो इसके बाद जनकपुरी गई, वहां भी उन्होंने कूड़े के ढेर दिखाए और एमसीडी पर सवाल उठाया। इसके बाद प्रदूषण का मसला भी उठाया, क्योंकि एमसीडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास ही है। करीब 1.5-2 साल हो गए हैं, भले ही उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था, लेकिन अभी उसके अध्यक्ष नहीं बन पाया। अरविंद केजरीवाल बार बार इस मामले को उठाकर कोर्ट ले जाते हैं, फिर रुक जाता है। एमसीडी का काम इस तरह से हो ही नहीं पा रहा है ठीक से, और इसके कारण जो है इस वक्त एमसीडी में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है। और ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है, इससे पानी की पाइपलाइन भी प्रभावित है, जिससे लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। अब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के तरीकों से घेरना शुरू कर दिया। जैसे कि अरविंद केजरीवाल वो क्या किया करते थे, वो लोगों के घरों में गए, जाकर बिजली की तार ठीक कर दी, और गली गली मोहल्लों में गए, वहां से वहां की गंदगी दिखाई, वहां के लोगों से मिलकर बातचीत कर ली, गले लगा लिया। ये सब काम अरविंद केजरीवाल किया करते थे। अब वो सत्ता में 10 साल रह गए हैं और उन्होंने अपने वादे भी पूरे नहीं किए, और दिल्ली के कई इलाकों का हाल जो है वो बद से बदतर है। तो अब उनके खिलाफ भी यही चीजें दिखाई जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल इसे राजनीति कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो यही किया करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं, अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनके वादों के वीडियो भी मौजूद है और उनके जो वादे झूठे पड़ गए हैं उसके वीडियो भी मौजूद है।
अब स्वाति मालीवाल ने तो उन्हें घेर ही रखा है, लेकिन वहीं से अब उनकी समस्या बन गई है बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी इतने आक्रामक तरीके से उनके खिलाफ नहीं उतरी थी। पिछली बार भी नहीं था, उससे पिछली बार भी नहीं था, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तो बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी सातों की सातों सीटें जीती। ऐसे में बीजेपी में काफी उत्साह है और इसलिए उसने पूरी आक्रामक रणनीति तैयार की है और ये बदलाव किया है कि इस बार स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी जाएगी। पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया था, दिल्ली दंगा भी हुआ था तो वो सब मसले भी हावी थे, लेकिन इस बार सीधे सीधे स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे कि अब जब यमुना में अब जिस तरह से झाग भरा हुआ है, यमुना गंदी है, तो उसको लेकर बीजेपी के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो यमुना पहुंचे। उन्होंने 2 कुर्सियां लगाई, अतिशी मरलीना के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अतिशी मरलीना तो मुख्यमंत्री खुद को मानती नहीं है, पर मुख्यमंत्री तो है फिर भी टेक्निकली, और अरविंद केजरीवाल तो सर्वे सर्वा बने हुए हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए कुर्सी लगाई और उन्हें बोला कि यहाँ आए, यमुना में आकर डुबकी ले। वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी ली तो वो बीमार हो गए, उन्हें एडमिट होना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था, साल 2020 में उन्होंने कहा था कि मैं यमुना को साफ करा दूंगा और 2025 में तो वहां जाकर मैं डुबकी लूंगा। अब तो समय करीब ही है और चुनाव भी है उससे पहले, तो अरविंद केजरीवाल एक बार डुबकी लगा के दिखा दे वहां पर। तो बीजेपी भी अब स्थानीय मुद्दों पर अपनी पूरी राजनीति केंद्रित कर रही है। यमुना को साफ करने का वादा, दिल्ली में प्रदूषण कम करने का वादा, पराली जलाना कम करने का वादा, जबकि पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा पराली जल रही है, और इसके अलावा यहाँ की सड़कों को चमकाने का वादा। तो ये सब वादे अब दिख रहे हैं कि कहाँ पर सड़कें खराब है, कहाँ पर गंदगी है, कूड़े का ढेर खत्म करने का वादा। तो अरविंद केजरीवाल के पुराने वादे, झूठे वादे, ये सब उन्हें याद दिलाए जा रहे हैं। और बीजेपी ने यहाँ पर एक दूसरी तरह की स्ट्रैटेजी भी बनाई है कि जो लोकसभा चुनाव में उसे 50 से ऊपर ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर बढ़त मिली है, तो इन सीटों पर बीजेपी अलग तरह से रणनीति बनाकर काम कर रही है, जिसके लिए एक अलग इनकी बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी के भी नेता, आरएसएस के नेता भी शामिल हुए थे। और जिन सेगमेंट्स में इनकी पहुंच कम है, वहां पर भी अलग तरह से लोगों की समस्याएं जानकर उनकी जो बीजेपी से समस्याएं हैं, बीजेपी से उनकी जो दूरी है, उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से कांग्रेस भी इस बार जितनी आक्रामक है, उतनी वो पिछले 2-3 चुनाव में नहीं रही। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने तो उसे रेड कार्पेट दे दिया कि आप जाएं, आप ही जीते। बीजेपी को किसी तरह हराना है तो भले ही अपना बंटाधार क्यों ना कर लो। कांग्रेस के कई नेता नाराज भी हुए थे इस बात से, लेकिन फिर भी लोकसभा में गठबंधन कर लिया। लेकिन अब किसी तरह कांग्रेस की नींद खुली है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो नींद खुली है कि लग रहा है कि जिस आम आदमी पार्टी जिस अरविंद केजरीवाल को वो बीजेपी के चक्कर में बढ़ावा दे रही है, वही उनके वोट काट रहे हैं, चाहे वो गुजरात में हो या फिर हरियाणा में हो। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए ही भस्मासुर बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार दिल्ली में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अब जो कांग्रेस है वो एक दिल्ली न्याय यात्रा भी शुरू करने वाली है 8 नवंबर से, जो कि चांदनी चौक से शुरू होगी और राहुल गांधी उसमें आएंगे। आगे चल के प्रियंका गांधी भी उस यात्रा में शामिल होंगी, 1 महीने की यात्रा होगी। अब अरविंद केजरीवाल को खतरा है मुस्लिम वोटों का, क्योंकि कांग्रेस और उसका वोट बैंक एक जैसा है। अब जैसे ही कांग्रेस यहाँ दिल्ली में सक्रिय होगी, और कांग्रेस को भी पता है कि उसको मुस्लिम वोटों की जरूरत होती है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, तो ऐसे में कांग्रेस भी उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहां पर मुस्लिम वोट है। और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को जो अभी तक इंटैक्ट वोट मिल रहा था मुसलमानों का, इस बार वो भी बटने के आसार दिख रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के मुस्लिम नेताओं में सेंध लगानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता अब्दुल रहमान भी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस से एक नेता जुबैर अहमद, उनकी पत्नी शगुफ्ता आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी नेता कांग्रेस में गए हैं। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक झटका है, क्योंकि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यहाँ मजबूत पार्टी है और कांग्रेस तो लगभग खत्म होने के कगार पर पार्टी पहुंच गई है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को छोड़कर उनके मुस्लिम नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में उन्हें कुछ यहाँ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए एक मुसीबत बना हुआ है उनका भ्रष्टाचार और शीश महल की उनकी शानो शौकत की जिंदगी। अरविंद केजरीवाल कैसी कैसी ख्वाहिशें रखते हैं, ये तो टोटो स्मार्ट टॉयलेट से ही पता चल गया। अब लोगों को समझ आ गया है कि जो खुद को आम आदमी कहता था,
वो कितना खास बनने की कोशिश में है, उसको कैसी आलीशान जिंदगी पसंद है। तो लोगों के सामने अब ये सच खुल गया है। और अरविंद केजरीवाल जो कुछ महीनों पहले खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, आजकल वो भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाले में सर से लेकर पांव तक डूबे हुए हैं। उनके जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं और अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ट्रायल चलेगा और फिर अंत में फैसला होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली बाहर रह भी पाते हैं नहीं, जेल जाते हैं, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन भ्रष्टाचार की जो दुकानें यहाँ खुल गई थी, शराब की दुकानें, वो लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। और ये भी देखा है कि वो दुकानें खोलकर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ खुद फायदा कमाया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब अपनी राजनीति को उन्होंने बिजली पानी पर केंद्रित कर लिया है। उन्होंने अब ये साफ साफ कह दिया है कि बिजली पानी मुफ्त मिलेगा, आप बिल मत भरिए और बिजली पानी के मैं बिल माफ कर दूंगा, मार्च में मुझे सत्ता में लाइए, आपको बिल जो है देने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए वो ऐसे ऐसे कारण दे रहे हैं बिजली माफ करने के कि सुनकर उस पर हंसी आ जाती है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि एलजी ने जो है बिजली और पानी के गलत बिल दे दिए। जब मैं जेल में था तब उन्होंने गलत बिल भेज दिए, जबकि जल विभाग, बिजली विभाग दोनों आम आदमी पार्टी के नेता चला रहे हैं, यानी कि अतिशी मरलीना के पास है दोनों विभाग। वो तो अभी मुख्यमंत्री भी है, तब भी वो दोनों विभाग देख रही थी। अब जब विभाग उनके पास है तो बिजली बिल एलजी कैसे भेज देंगे? एलजी के पास फाइलें आती हैं साइन करने के लिए, जो मुख्यमंत्री से होते हुए उनके पास फाइलें आती हैं। एलजी जो विभाग आम आदमी पार्टी के पास है, एलजी उस पर फैसले नहीं लेते, ये फैसले उन्हीं के विभाग का मंत्री लेता है। और जो बिल आए हैं वो इन्हीं के विभाग ने भेजे हैं। अब ये तो वो नहीं कह सकते कि बिल हमारे विभाग ने भेजे हैं, गलत बिल भेजे हैं तो और फजीहत हो जाएगी। तो ऐसे में एलजी का नाम दे दो। और बिल सही है या गलत, इस पर भी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बिल माफी का बहाना चाहिए, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि बिल गलत आए हैं, हो सकता है बिल सही हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब उनके पास सिर्फ एक यही रास्ता रह गया है कि अब मैं सब्सिडी से भी काम नहीं चलेगा, अब मैं पूरे के पूरे बिल ही माफ कर दूंगा। जबकि दिल्ली घाटे में चल रही है, पहली बार दिल्ली घाटे में होगी 31 साल बाद, जब से विधानसभा यहाँ शुरू हुई है। 7,000 करोड़ का घाटा होने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये मुफ्त के वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सत्ता में आ गए तो भी हो ही जाएगा, नहीं होगा तो भी सत्ता में आ गए तो आ गए, फिर कौन हटाने वाला है। अगर माफ कर भी दिया तो क्या, दिल्ली की जनता से दूसरे तरीके से वसूल कर लेंगे। अगर सत्ता में नहीं आए तो जो सरकार सत्ता में आएगी और उसके सिर पे ये बिल पड़ेंगे। और जब लोगों को एक साथ 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार बिल भरने पड़ेंगे, क्योंकि कोई और सरकार माफ अगर नहीं कर पाई, तो ऐसे में लोगों का गुस्सा होगा उस सरकार के लिए कि केजरीवाल आते तो 50,000 नहीं देने पड़ते। तो अब अरविंद केजरीवाल अलग अलग पासे फेंक रहे हैं कि कभी कोई तो पासा चल जाए मेरी जान से मारने का, या फिर बिजली पानी बिल का, या एलजी का, कोई तो पासा चल जाए किसी तरह से, तो लोगों को मैं बेवकूफ बना लूं। लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सारी हकीकत लोगों के सामने है और साथ ही उनकी पार्टी में भी जबरदस्त फूट चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव जो है ये बेहद मुश्किल होने वाले हैं। कुर्सी पाना उनके लिए अब असंभव सा हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।